कभी कभी कुछ कहानियां इतनी भयानक होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम दिल्ली के एक ऐसे ही सीरियल किलर की कहानी में उतरेंगे जिसकी क्रूरता शायद शैतान को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और ये जो शब्द हैं, ये किसी संत या महात्मा के नहीं हैं। ये उस कातिल के हैं जो अपने घिनौने कामों को सही ठहराने के लिए, पता है क्या, धर्म का सहारा ले रहा था। मतलब एक तरफ गीता का ज्ञान और दूसरी तरफ इतने खौफनाक अपराध। सोचिए, सिर्फ 40 साल की उम्र तक इस शख्स ने 40 लोगों को बेरहमी से मार दिया था। उसकी बातों और उसके कामों में जो ये फर्क था ना, यही इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जब ये कातिल पहली बार पुलिस की नज़रों में आया। कातिल का पहला कदम ही उसकी बेखौफी को दिखाता है। कॉलर ने पुलिस को बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में एक लाश रखी है। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी हिम्मत की बात थी। मतलब सिस्टम का कोई डर ही नहीं। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि एक टोकरी में सच में एक इंसान का धड़ पड़ा है, सिर गायब, और उस धड़ के नीचे एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गालियां भरी हुई थी। ये खुली चुनौती थी। कातिल साफ साफ कह रहा था, पकड़ सको तो पकड़ लो। तो इसके बाद शुरू होती है पुलिस की तफ्तीश, और उनके सामने थी एक के बाद एक बड़ी चुनौतियां। कातिल का तरीका बहुत ही डरावना और कंसिस्टेंट था। मतलब कुछ महीने बाद 25 अप्रैल 2007 को ठीक उसी जगह एक और लाश मिली। फिर 18 मई को एक और। हर बार वही तरीका, वही जगह और वही ताना पुलिस के लिए। पुलिस के लिए ये एक तरह से हवा में तलवार चलाने जैसा था। लाशों के सिर नहीं थे तो पहचान करना नामुमकिन। कोई फिंगरप्रिंट, कोई डीएनए, मतलब कोई भी फॉरेंसिक सबूत नहीं। और जो फोन आते थे वो पब्लिक एसटीडी बूथ से किए जाते थे। सिर्फ एक ही सुराग था, फोन करने वाले का बिहारी एक्सेंट, जिसके बेस पर पुलिस ने बस एक स्केच बनवाया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। जब पुलिस दूसरी लाश की गांठें खोलने की कोशिश कर रही थी तो भीड़ में से एक आदमी निकलकर आगे आया और उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर वो गांठें काट दी। जानते हैं वो आदमी कौन था? वो खुद कातिल था। उसकी हिम्मत का लेवल देखिए। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। वो समझ चुके थे कि उनका सामना किसी आम क्रिमिनल से नहीं, बल्कि एक साइको सीरियल किलर से है, जिसे अपने किए पर फक्र है। और फिर आखिरकार उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिला। और ये ब्रेक थ्रू मिला छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करके। सबसे पहले एक पुलिस वाले को 1998 का एक मिलता जुलता केस याद आया। फिर एक मुखबिर ने खबर दी कि स्केच से मिलता जुलता आदमी एक डॉक्टर के पास आता है। पुलिस जब डॉक्टर से बात कर ही रही थी कि किस्मत देखिए, उसी वक्त कातिल का फोन आ गया। डॉक्टर ने नाम बताया, चंद्रकांत झा। पुलिस को यह भी पता चला कि वो एक मोटर ठेले पर सब्जियां बेचता है। बस इसी जानकारी के दम पर कुछ ही घंटों के अंदर वो पुलिस की हिरासत में था। अब कहानी का फोकस घूमता है उस कातिल पर और पकड़े जाने के बाद उसके हैरान कर देने वाले बर्ताव पर। पुलिस के सामने जो शख्स बैठा था वो था चंद्रकांत झा। उसके चेहरे पर डर का, टेंशन का एक भी निशान नहीं था। एकदम शांत, जैसे कोई साधु हो। उसने सिर्फ एक शर्त रखी कि वो सब सच सच बताएगा, बस उसे मारा पीटा न जाए। सोचिए, एक तरफ वो इंसान जो लाशों के साथ बैठकर खाना खाता था, और दूसरी तरफ ये जो बिना किसी अफसोस के बैठा हुआ था। चंद्रकांत की बातों और उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि उसमें साइकोपैथी के लक्षण हैं। उसे अपने किए पर गर्व था। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान को सही गलत की समझ ही नहीं रहती और उसे अपने कामों के अंजाम की भी कोई फिक्र नहीं होती। चंद्रकांत ने जो वजह बताई वो और भी अजीब थी। उसका कहना था कि वो इन लोगों को सजा दे रहा था। किस लिए? क्योंकि वो झूठ बोलते थे, चोरी करते थे या नॉनवेज खाते थे, और अपने पाप धोने के लिए वो लाशों के सिर यमुना नदी में बहा देता था। तो सवाल ये उठता है कि एक आम सा दिखने वाला चंद्रकांत झा दिल्ली का इतना खूंखार सीरियल किलर बना कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसकी जिंदगी को समझना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार से हर साल करीब 44 लाख लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में, काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं। चंद्रकांत भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक था। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये लोग अक्सर छोटे छोटे कमरों में 7 से 8 लोगों के साथ रहने को मजबूर होते हैं।
उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है, उनका शोषण होता है और कई बार वो हिंसा का शिकार भी बनते हैं। चंद्रकांत झा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिसने उसे बदल दिया। दिल्ली आकर वो सब्जी बेचने लगा। एक रात उसने एक गुंडे को किसी बेगुनाह को पीटते देखा तो आवाज उठाई। बदले में उसे इतना मारा गया कि वो मरते मरते बचा। उस रात उसने एक सबक सीखा कि कमजोर की कोई नहीं सुनता। फिर जब एक भ्रष्ट यूनियन नेता को उसने हफ्ता देने से मना किया तो उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया। जब वो जेल से बाहर आया तो उसका पहला शिकार वही यूनियन लीडर बना और यहीं से साल 1998 में हत्याओं का वो सिलसिला शुरू हुआ। तो अब आगे क्या हुआ और ये कहानी अपने पीछे कौन से बड़े सवाल छोड़कर जाती है? आज की तारीख में चंद्रकांत झा अपने किए की सजा काट रहा है। उसे उम्र कैद हुई है और वो जेल में है। लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? क्या एक इंसान को जेल में डाल देने से वो हालात खत्म हो जाते हैं जो ऐसे अपराधी बनाते हैं? देखिए, चंद्रकांत की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो समाज के हाशिए पर एक मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो अक्सर इस तबके को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा टूटा हुआ सिस्टम और अनदेखी मानसिक परेशानियां न जाने और कितने लोगों को इस खतरनाक रास्ते पर धकेल सकती हैं।